भारत इतना बड़ा और इतना विविध देश। अब इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य एक टीम की तरह मिलकर काम करें। लेकिन ये रिश्ता असल में काम कैसे करता है, खासकर जब बात पैसे और पावर की आती है? तो आज हम भारतीय संविधान के उन्हीं आर्टिकल्स को समझेंगे जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? क्या इसके लिए कोई रूल बुक है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये रूल बुक हमारा अपना संविधान है। तो आज हम इसी रूल बुक के कुछ पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि देश की ये विशाल मशीन असल में चलती कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी सक्सेसफुल पार्टनरशिप की नींव क्या होती है? साफ नियम और मिलकर काम करने का जज्बा, है ना? बस यही बात देश पर भी लागू होती है। हमारे संविधान का ये पहला हिस्सा इसी नींव को मजबूत करता है, ताकि जब राज्यों के बीच कोई मतभेद हो तो चीजें बिखरने ना पाएं। ये आर्टिकल्स, आप कह सकते हैं, देश को एक अदृश्य धागे से बांधते हैं। जरा सोचिए, आर्टिकल 261 ये पक्का करता है कि अगर पंजाब की कोई अदालत फैसला देती है तो उसे तमिलनाडु में भी उतनी ही इज्जत मिलेगी। ये देश की एकता के लिए कितना जरूरी है। और आर्टिकल 263 तो एक कदम आगे जाकर राज्यों को बात करने और अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म देता है, इंटर स्टेट काउंसिल। चलिए अब आते हैं एक ऐसे आर्टिकल पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, आप कह सकते हैं, फेवरेट है, आर्टिकल 262। देखिए, भारत में पानी हमेशा से एक बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। ये आर्टिकल संसद को एक खास शक्ति देता है कि वो राज्यों के बीच नदी के पानी से जुड़े विवादों को सुलझा सके। 1956 का रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट इसी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ठीक है, कोऑपरेशन तो जरूरी है, लेकिन किसी भी सरकार को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जाहिर है, पैसा। तो आइए अब हम शासन के लाइफ ब्लड यानी फाइनेंस की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान देश के खजाने को कैसे मैनेज करता है। ये लाइन देखिए, सुनने में बहुत सिंपल लगती है ना? लेकिन ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार अपनी मर्जी से कोई भी नया टैक्स नहीं लगा सकती। किसी की भी जेब से टैक्स के रूप में लिया जाने वाला हर एक पैसा, उसके पीछे संसद या विधानसभा का बनाया हुआ एक कानून होना चाहिए। ये हमें सरकार की मनमानी से बचाता। इसे आप देश का मेन बैंक अकाउंट या देश की तिजोरी भी कह सकते हैं। सरकार की सारी कमाई, चाहे वो टैक्स से हो या लोन से, सब कुछ यहीं इसी कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता है। और इस तिजोरी की चाबी किसके पास है? संसद के पास। मतलब इससे 1 रुपया भी निकालने के लिए संसद या विधानसभा की मंजूरी लेना जरूरी है। पर सोचिए, अगर अचानक कोई बड़ी आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तब क्या सरकार संसद के बैठने का इंतजार करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही काम आता है सरकार का इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड, कंटिंजेंसी फंड। ये राष्ट्रपति को तुरंत एक्शन लेने की पावर देता है और बाद में संसद से उसकी मंजूरी ली जा सकती है। तो इस स्लाइड में इन दोनों फंड्स का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है कंसोलिडेटेड फंड, जो रोजमर्रा के सरकारी खर्चों के लिए है और जिससे पैसा निकालने के लिए पहले मंजूरी चाहिए। और दूसरी तरफ है कंटिंजेंसी फंड, जो अचानक आई मुश्किलों के लिए है, जहां पहले खर्च होता है और मंजूरी बाद में ली जाती है। चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, पैसा। टैक्स का पैसा, ये केंद्र और राज्यों के बीच बंटता कैसे है? ये एक जटिल जाल जैसा लगता है, पर आइए इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे बंटवारे का जो आधार है वो है आर्टिकल 270। ये एक सीधा साधा सिद्धांत बताता है, सेंट्रल ज्यादातर टैक्स इकट्ठा करेगा, लेकिन उसे स्टेट्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि कितना और किस राज्य को कितना मिलेगा। यहीं पे फाइनेंस कमीशन की भूमिका आती है, जो इस बंटवारे के लिए सिफारिशें करता है। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, ये चीजों को बहुत आसान कर देती है। सबसे पहले आर्टिकल 268, स्टैंप ड्यूटी। लगाता तो केंद्र है, पर इसे इकट्ठा भी राज्य करते हैं और रखते भी राज्य ही हैं। फिर है आर्टिकल 269, जहां अंतरराज्य व्यापार पर टैक्स केंद्र वसूलता है, लेकिन सारी रकम राज्यों को दे देता है। और आखिर में 269A यानी IGST, इसे केंद्र वसूलता है और फिर उसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। अच्छा, पैसों की कहानी सिर्फ टैक्स पर खत्म नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और भी दिलचस्प टूल्स हैं, जैसे कि ग्रांट्स और सरचार्जेस, जो इस रिश्ते को और भी गहरा बनाते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आर्टिकल 271 का सरचार्ज
इसे आप सेंटर का एक्सक्लूसिव बोनस समझ सकते हैं। इससे जो भी कमाई होती है वो पूरी की पूरी केंद्र के पास रहती है, उसे राज्यों के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 275 के तहत दिया जाने वाला ग्रांट एंड एड एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये उन राज्यों की मदद करने का एक जरिया है जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। और ये देखिए एक बहुत ही स्पेसिफिक और मजेदार नियम। आर्टिकल 276 के हिसाब से राज्य सरकारें प्रोफेशनल्स पर टैक्स लगा सकती हैं, लेकिन इसकी एक ऊपरी सीमा है और ये सीमा संविधान ने ही तय कर दी है, 2500 रुपए प्रति वर्ष। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितनी बारीकी से फाइनेंशियल पावर्स को बैलेंस करता है। तो नियम तो बन गए, पर सवाल ये है कि नियमों को देखेगा कौन, इनकी निगरानी कौन करेगा? इसके लिए संविधान ने कुछ बहुत ही शक्तिशाली इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। ये है जीएसटी काउंसिल। इसे आप मॉडर्न इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का सबसे बड़ा सिंबल कह सकते हैं। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य मिलकर एक टीम की तरह देश के लिए फैसले लेते हैं, और जीएसटी काउंसिल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसकी बनावट ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां केंद्र और सभी राज्य एक साथ बैठकर जीएसटी से जुड़े बड़े बड़े फैसले लेते हैं। और अब बात उस इंस्टीट्यूशन की जो इस पूरे फाइनेंशियल गेम में कह सकते हैं अंपायर का रोल निभाता है, द फाइनेंस कमीशन। इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि संसाधनों का बंटवारा निष्पक्ष हो। तो होता क्या है कि हर 5 साल में प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कमीशन बनाते हैं और इसका काम बहुत ही क्रिटिकल है। ये सिफारिश करना कि केंद्र के टैक्स की कमाई का कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा और फिर उस हिस्से को अलग अलग राज्यों के बीच कैसे बांटा जाएगा। ये देश के वित्तीय संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक क्विक रिकैप हो जाए, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये 4 आर्टिकल्स तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आर्टिकल 262 नदी जल विवाद, 265 कानून के बिना कोई टैक्स नहीं, 279A जीएसटी काउंसिल और सबसे जरूरी आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। भारत तेजी से एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की राह पर है। तो क्या लगता है, आज से 70 साल पहले लिखे गए ये नियम क्या ये भविष्य की चुनौतियों के लिए काफी हैं, या फिर इन्हें भी समय के साथ बदलने की जरूरत पड़ेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।